हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस फर्स्ट चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्रॉप क्या होते हैं। ठीक है, और उन क्रॉप का हम लोग सही तरीके से कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन हो, जो क्रॉप यील्ड है वो ज़्यादा अमाउंट में हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं व्हाट इज क्रॉप। ठीक, तो क्रॉप्स में हम लोग देखें तो क्रॉप्स किसको बोल दिया जाएगा कि प्लांट्स ग्रो ऑन लार्ज स्केल फॉर ह्यूमन यूज और कंजप्शन। मीन्स ह्यूमन के यूजफुल जितने भी प्लांट हैं, मतलब ऐसे प्लांट जो ह्यूमन के लिए क्या है, यूजफुल है, उन प्लांट को प्रोड्यूस करना, ग्रो करना लार्ज स्केल पर, उसी को हम लोग बोल देंगे क्रॉप्स। ठीक है, फिर इसमें एक टर्म और याद रखना है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर समझते होंगे, एग्रीकल्चर का मीनिंग है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट या प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्रॉप्स की डेफिनेशन हो चुकी। अब थोड़ा सा अगर लिखना हो तो एग्रीकल्चर वगैरह और लिख लो कि एक टर्म जो है वो है अपना एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर मीन्स क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स को हम लोग बोल देते एग्रीकल्चर। रियरिंग ऑफ एनिमल्स का मीनिंग है पशुपालन। ठीक है, और ये जो एनिमल्स होंगे वो भी ह्यूमन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। ठीक, फिर हम इसमें बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। ठीक है, कि क्रॉप्स के टाइप्स कितने होते, तो दो टाइप की क्रॉप्स होंगी, एक होगा खरीफ क्रॉप्स और दूसरा होगा रबी क्रॉप्स। ठीक, देखिए ये जो खरीफ क्रॉप्स है इसका जो ग्रो करने का जो टाइम पीरियड है वो अलग होता है। ठीक, और रबी पीरियड जो रबी क्रॉप्स जो होंगी उनको ग्रो करने का टाइम पीरियड अलग होगा। ठीक, तो खरीफ क्रॉप्स किसको बोलेंगे, तो हम लोग बोलते हैं ऐसी क्रॉप्स जिनको हम लोग ग्रो करेंगे रेनी सीजन में। ठीक है, रेनी सीजन मींस बरसात के मौसम में, और वो कब से स्टार्ट होगा, वो होगा हम लोग का स्टार्ट जून से कहां तक, अक्टूबर तक। यही तो होता अपना रेनी सीजन। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स वो होंगी जिनको हम लोग ग्रो करेंगे कौन से सीजन में, रेनी सीजन में। ठीक, तो यही है, देखो इसमें खरीफ क्रॉप्स ग्रो इन द रेनी सीजन, और इनको रेनी सीजन में देखो सबसे पहले इनको जून में प्लांट किया जाएगा, मतलब बोया कब जाएगा, इनको सो कब किया जाएगा, जून में। ठीक है, और जून से 4 to 5 मंथ बाद ये पूरी तरीके से ये जो क्रॉप्स होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा अक्टूबर में। ठीक है, तो इनको प्लांट कब किया जाता, जून में, और हार्वेस्ट कब किया जाएगा, अक्टूबर में। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे खरीफ क्रॉप के, तो राइस, मेज, कॉटन और शुगरकेन, ये सारे के सारे जो क्रॉप्स हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, खरीफ क्रॉप्स के। फिर आएगा इसमें रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स मींस वो क्रॉप्स जिनको हम लोग ग्रो करेंगे विंटर सीजन में, ग्रो इन द विंटर सीजन। और विंटर सीजन कब से कब तक रहेगा, नवंबर से अप्रैल तक, या अप्रैल से पहले भी फिनिश हो जाता, लेकिन जनरली हम लोग बोला जाता कि जो विंटर सीजन है वो कब से कब तक होगा, नवंबर टू अप्रैल। ठीक, तो रबी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे अपन विंटर सीजन में, मतलब इनको प्लांट कब किएंगे, बोएंगे कब, नवंबर में, और हार्वेस्ट कब करेंगे, अप्रैल में। ठीक है, तो हर क्रॉप को कंप्लीट अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करने में, मतलब फसल को तैयार होने में कितना टाइम लगेगा, 4 to 5 मंथ या 6 मंथ का टाइम लगता है जनरली। ठीक है, तो 6 मंथ के बाद लगभग हर एक फसल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे रबी क्रॉप्स के? व्हीट, वार्ले, पी और मस्टर्ड। मतलब व्हीट वगैरह को अपन कब बोएंगे? विंटर सीजन में, ठीक है। और हार्वेस्ट कब करेंगे? अप्रैल में। फिर आएगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, कौन कौन से हम लोग प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं एग्रीकल्चर को करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आएगा प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। सबसे पहले अगर हम लोगों को क्रॉप्स को सो करना है, क्रॉप्स को बोना है, तो सबसे पहले हम लोगों को जमीन तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। जो खेत होगा, खेत को क्या करना पड़ेगा? रेडी करना पड़ेगा किसके लिए? सीड्स वगैरह को सो करने के लिए, ठीक। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। फिर जो सेकंड आएगा वो आएगा प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इनको देखो सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अपन थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट से अपन तैयार कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा अपनी चीजें क्लियर रहे, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है? अब देखिए, प्लांट हो या एनिमल्स हो, सभी को ग्रोथ करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? न्यूट्रिएंट्स की। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप्स होंगी वो एब्जॉर्ब कर लेंगी कहां से? सॉइल से, ठीक है। लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई किया जाता किसके फॉर्म में? मैन्यूर, है ना, या फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स वगैरह भी ऐड करेंगे कब? जब अपनी जो फील्ड है वो क्या हो चुकी? प्रिपेयर हो चुकी, रेडी हो चुकी। फिर थर्ड स्टेप जो है वो है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है। तो देखो, सीड्स को हम लोगों को बोने से पहले हम लोग उनकी जो क्वालिटी होगी, ठीक है, कि वो सीड्स कैसे हैं, हेल्दी है कि नहीं है, इन सबको क्या करेंगे? अपन देखेंगे, ठीक। अगर मान लो हमने बिना किसी सीड सिलेक्शन के सीड को वो दिया तो वो अपना प्रोडक्शन क्या करेंगे? कम देंगे। प्रोडक्शन मीन्स फसल का जो उपज होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला क्या होगा? सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। पहले सीड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपन लोग बोएंगे। फिर क्या होगा? जैसे ही एक बार अपन ने सीड्स को बो दिया, ठीक, अब सीड्स को ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी वाटर की, तभी तो प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। तो सीड्स सो करने के बाद क्या होगा? इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या है? वाटरिंग करना पड़ेगा अपन को उन सीड्स के लिए, ठीक है। फिर बीडिंग, और बीडिंग का मतलब होता कि पहले तो हम लोग समझते बीड्स क्या होते। तो बीड्स क्या हैं? कुछ अनडिजायरेबल प्लांट होते या अनवांटेड प्लांट होते जो हम लोगों की क्रॉप्स के साथ ग्रो कराते। उनको हम लोग सो नहीं करते, वो अपने आप ही ग्रो कराएंगे हमारे क्रॉप्स के साथ। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होंगे, उन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग बीड्स बोल देते। उन बीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं बीडिंग। तो बीडिंग क्या हो गया? रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट, ठीक, वो प्लांट जो हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो कर गए थे, ठीक। फिर होगा हार्वेस्टिंग, है ना। हार्वेस्टिंग मींस अब हम लोगों का जो क्रॉप्स है वो रेडी हो चुका, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हार्वेस्ट करेंगे और उससे सेपरेट करेंगे अपन ग्रेन्स वगैरह, सीड्स वगैरह, उनको सेपरेट करेंगे। और सीड्स सेपरेट करने के बाद फिर क्या पढ़ेंगे अपन? कि उनको स्टोरेज करना है, उनको क्या करना? स्टोर करके रखना है, ठीक। तो ये सब स्टेप इन्वॉल्व है किसमें? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में, ठीक है। अब इसमें से जो फर्स्ट है कि हम लोग कैसे एग्रीकल्चरल लैंड को प्रिपेयर करें क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्लगिंग। अब इसमें क्या होगा? प्लॉइंग में प्लॉइंग इज डन टू लूजन एंड टर्न द सॉइल, ठीक है। अब ये जो प्लॉइंग है इसमें क्या करते हैं हम लोग? ये जो एग्रीकल्चरल लैंड रहेगा, क्या रहेगा? एग्रीकल्चरल लैंड रहेगा, मतलब जो जमीन रहेगी, ठीक है। यहां पर क्या है? ये सॉइल है, क्या है? सॉइल। तो सबसे पहले क्या करना है? इस सॉइल को, अभी ये जो सॉइल रहेगी, ये सॉइल जो है वो हार्ड रहेगी। क्या होता? हार्ड होता। कब की बात कर रहे हैं हम लोग? सीड बोने से पहले। तो ये जो हार्ड सॉइल है इसको क्या करना पड़ेगा? हमको प्लग करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, प्लाइंग करनी पड़ेगी इसकी। किससे करते, प्लाऊ से। ठीक, तो जब हम इसकी प्लाइंग करेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो सॉइल पार्टिकल है ये कैसे हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ये जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इससे जो सॉइल होती है वो क्या हो जाएगी, लूज होने लग जाती। जब इसको अपन प्लाऊ की हेल्प से क्या करेंगे, प्लाइंग करेंगे, तो ये जो सॉइल होगी वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो सॉइल होती वो क्या होती, टर्न होती चली जाती। टर्न का मतलब जो अपर टॉप मोस्ट सॉइल रहेगी वो कहां पर आ जाएगी, नीचे साइड, और जो लोअर सॉइल रहेगी वो कहां आ जाएगी, ऊपर साइड। तो प्लाइंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को लूज करेंगे और सॉइल को हम लोग टर्न करते हैं। ठीक, तो इससे हेल्प क्या मिलती है हम लोग को, रिक्वायरमेंट क्यों होती है सॉइल को लूज करने की। ठीक है, तो अगर देखिए सॉइल, अगर हम लोगों की जो सॉइल होती एग्रीकल्चरल लैंड की, अगर वो हार्ड होती तो उसमें अगर हम लोग सीड वगैरह ग्रो करवाते हैं, सो करते हैं, तो हमारे जो सीड्स जब जर्मिनेट होते, ठीक है, तो जर्मिनेट होने के बाद उनसे निकलता स्टेम जिसको सूट बोल देते, और एक निकलेगा रूट। तो रूट्स वगैरह सब किस साइड मूव करता, सॉइल साइड, है ना, मतलब नीचे साइड ग्रो करेगा। तो अगर सॉइल कैसी होगी, हार्ड होगी, तो जो रूट्स होंगी वो आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाती किसको, सॉइल को। ठीक है, तो सॉइल को लूज इसलिए किया जाता कि जो हमारे क्रॉप्स की जो रूट्स हैं वो आसानी से पेनिट्रेट कर सके किसको, जमीन को। और जितना अंदर तक जाएंगे रूट्स उतना ज्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक, और साथ ही साथ ये जो लूजन सॉइल है एक ग्रो करवाएगा किसको, माइक्रोब्स को। किसको, माइक्रोब्स को। ठीक है, माइक्रोब्स या अदर एनिमल्स जो होंगे, माइक्रो एनिमल्स होंगे, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह हो गया। ठीक है, वो सब कहां पर ग्रो करेगा, इसी लूजन सॉइल में। और अर्थवॉर्म को हम लोग बोल देते, अर्थवॉर्म को क्या बोलते, फार्मर फ्रेंड। अर्थवॉर्म क्या होता, फार्मर्स या फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, अब इसको क्यों बोला जाता, किस फार्मर का फ्रेंड क्यों बोला जाता इसको, क्योंकि देखिए ये जो माइक्रोब्स होगा या जो अर्थवॉर्म है ये ग्रो करेगा किसमें, लूजन सॉइल में। ठीक, और उस सॉइल पार्टिकल को खाता रहता, फिर ये रिमूव करेगा अपना एस्क्रीटा। एस्क्रीटा मतलब बेस्ट। ठीक है, अब वो वेस्ट जो रहेगा अर्थवॉर्म का वो मिक्स हो जाएगा सॉइल में, और उसका वेस्ट कंटेन किया रहता डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसका जो अर्थवॉर्म एस्क्रीटा है उसमें क्या रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते, यूजफुल होते। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले सॉइल को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा और उसको टर्न करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, एक तो दिस हेल्प इन इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स की जो रूट हैं वो आसानी से पेनिट्रेट कर सकती हैं, एंड रिमूव्स बीड्स। और उसके साथ साथ जो पहले से उस फील्ड में जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर गए थे वो भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक, क्लियर इतना, तो ये हो गया। फिर क्या है इसमें आगे देखेंगे, फिर क्या होता है, ये जो प्लाइंग है वो कौन से मेथड वगैरह से की जाती। ठीक है, मतलब जो जुताई वगैरह है वो कैसे करते हैं अपन लोग। ठीक, तो पहले के टाइम पर, पहले क्या लिखा, ट्रेडिशनली प्लाइंग इज डन बाय यूजिंग वुडन प्लाऊ। मतलब पहले के टाइम पर जो प्लाइंग है वो किसके थ्रू किया जाता था, वुडन प्लाऊ के थ्रू। ठीक है, जिसको हल बोलते थे। ठीक है, वो किसका बना होता था, लकड़ी का। उसी की हेल्प से हम लोग खेतों की क्या करते थे, जुताई वगैरह करते थे। ठीक है, अब उस प्लाऊ को खींचने के लिए, पुल करने के लिए किसका यूज करते थे अपन, वुल्स का या ऑक्स का। ठीक है, अब वो वुल्स जो रहेंगे वो इस प्लाऊ को क्या करेंगे, पुल करेंगे, और उस पुल करने से क्या होगा, हम लोगों की जो सॉइल है वो क्या होती चली जाती, लूज होती चली जाती। उसी को तो अपन प्लागिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ट्रेडिशनली प्लाइंग इज डन बाय यूजिंग वुडन प्लग। इट हैज अ लॉन्ग वुडन रॉड। इसमें क्या होता, देखिए सबसे पहले इसमें ये लकड़ी का क्या होगा, एक बड़ा सा रॉड दिखाई देता। ठीक है,
जो वुडन प्लाउ होता था पहले के टाइम पर, जो फार्मर्स वगैरह यूज करते थे, जब उनके पास मॉडर्न टूल्स नहीं होते थे, मींस ट्रैक्टर वगैरह नहीं होता था, तो उस टाइम पर इसी वुडन प्लाउ का यूज करते थे वो प्लाविंग के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, एक लॉन्ग रॉड रहेगा, किसका, लकड़ी का, और इस लॉन्ग वुडन रॉड को हम लोग बोल देते प्लाउ शाफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो प्लाउ है उसमें एक लंबा क्या रहेगा, रॉड रहेगा वुडन का, उस लॉन्ग वुडन रॉड को हम लोग बोल देते प्लाउ शाफ्ट। ठीक है, अब प्लाउ शाफ्ट के एक एंड पर, दिख रहा है ये वाला एंड, इस एंड पर क्या होगा, एक हैंडल लगा होगा। क्या होगा, हैंडल। ठीक है, ये जो हैंडल दिख रहा, इस हैंडल को हम लोग बीम बोल देते। क्या बोलते थे, बीम। ठीक है, तो प्लाउ शाफ्ट के एक एंड पर क्या रहेगा, एक हैंडल रहेगा, हैंडल कनेक्ट रहेगा। ठीक है, उस हैंडल को हम लोग बोलते बीम। अब ये बीम का यूज हम लोग क्या करेंगे, मतलब बीम का यूज क्या है, अब ये जो बीम है इसको रखेंगे बुल्स के ऊपर। ठीक है, जो बुल्स रहेंगे उनके ऊपर इस जो बीम है उसको रख देंगे, और साथ ही साथ उन बुल्स से रस्सी की हेल्प से इस बीम को बांध दिया जाता। फिर वो क्या करेंगे, बुल्स इस प्लाउ को खींचेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये जो अपनी जो सॉइल रहेगी वो क्या होती चली जाएगी, लूज होती चली जाती। ठीक, तो इसमें क्या है, द प्लाउ कंटेन अ पार्ट कॉल्ड प्लाउ शेयर। पहले क्या था, इट हैज लॉन्ग वुडन रॉड कॉल्ड प्लाउ शाफ्ट। सबसे पहले क्या था, इसमें लॉन्ग वुडन रॉड था जिसको प्लाउ शाफ्ट बोलते थे, और प्लाउ शाफ्ट के वन एंड पर क्या रहेगा, बीम रहेगा, और इस बीम को अपन अटैच करते थे किससे, बुल्स से। फिर द प्लाउ कंटेन अ पार्ट कॉल्ड प्लाउ शेयर। ठीक, अब देखिए क्या है, एक प्लाउ शाफ्ट के एक एंड पर बीम अटैच रहता था। क्या अटैच रहेगा, बीम, और जो दूसरा एंड होता था प्लाउ शाफ्ट का, वो अटैच होता था किससे, प्लाउ शेयर से। किससे, प्लाउ शेयर से। मींस प्लाउ शेयर वैसे बोला जाता है, ये जो आयरन स्ट्रिप रहती, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो जे शेप पार्ट दिखाई दे रहा, इससे अटैच होगा दूसरा एंड। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक आयरन की बनी हुई एक स्ट्रिप होती थी। जो प्लाउ शेयर है वो क्या है, एक टाइप का आयरन स्ट्रिप है, जो बहुत ज्यादा पॉइंटेड होता था, नुकीला होता था, और साथ ही साथ हार्ड होता था। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे प्लाउ शेयर। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा वो क्या है, प्लाउ शेयर। और प्लाउ शेयर किसका बना होता था, आयरन स्ट्रिप का, आयरन स्ट्रिप। ठीक, और इसी आयरन स्ट्रिप या प्लाउ शेयर की हेल्प से हम लोग जो प्लाउ होगा उसको जमीन में क्या करेंगे, डिग करेंगे। ठीक, मतलब ये जो प्लाउ शेयर है या जो पॉइंटेड पार्ट है, इसको जमीन में क्या कर देंगे, सॉइल में क्या करेंगे, डिग करेंगे, फिर इसको वुल्स की हेल्प से पुल करवाएंगे। ठीक, तो वो सॉइल को टर्न करता जाएगा और साथ ही साथ लूज करता जाता। ठीक, फिर क्या है, दूसरे साइड क्या रहेगा, यहां पर एक हैंडल अटैच रहेगा, इस हैंडल को पकड़ के रखता फार्मर वगैरह। ठीक है, और उससे वो प्रेशर लगाएगा कहां पर, सॉइल में, जिससे कि ये जो प्लाउ शेयर है वो ज्यादा गहराई तक जा सके, कहां पर, सॉइल में। ठीक है, तो क्या है, द प्लाउ कंटेन अ पार्ट कॉल्ड प्लाउ शेयर व्हिच हैज आयरन स्ट्रिप दैट डिग्स इनटू सॉइल। ठीक है, जिसको कहां पर गाड़ दिया जाता, सॉइल के अंदर। ठीक, तो ये तो हो गया एक जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट था प्लाविंग का, जिसको हम लोग प्लाउ बोलते थे, जो किसका बना होता था, वुडन का। और आज के टाइम पर क्या है, हम लोग जो प्लाविंग है वो किससे करते हैं, मॉडर्न इंप्लीमेंट्स या मॉडर्न टूल्स वगैरह से। उन मॉडर्न टूल्स को या मॉडर्न इंप्लीमेंट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, कल्टीवेटर्स। क्या बोल देंगे, कल्टीवेटर्स। ठीक है, तो फिर क्या है, नाउ डेज, आज के टाइम पर, आजकल हम लोग ये प्लाउ वगैरह का यूज नहीं करते। हम लोग प्लाविंग के लिए किसका यूज करेंगे, प्लाविंग इज डन यूजिंग इंप्लीमेंट्स कॉल्ड कल्टीवेटर्स। ठीक है, आज के जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हैं या जो टूल्स हैं, उनको क्या बोल दिया जाता, कल्टीवेटर। और इन कल्टीवेटर को चलाने के लिए किसका यूज किया जाता था,
ट्रैक्टर्स का। ठीक है, ये ट्रैक्टर्स क्या करेंगे, इन कल्टीवेटर्स वगैरह को पुल करेंगे। ठीक, तो जब से हम लोगों के पास मॉडर्न इंप्लीमेंट्स आए, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, तब से बहुत ज़्यादा फार्मर का क्या होने लगा, टाइम सेव होने लगा और उनका जो एफर्ट है, मेहनत है, वो भी बहुत ज़्यादा बचने लगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दिस मॉडर्न टेक्निक सेव्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ फार्मर। ठीक है, मतलब इस मॉडर्न टेक्निक की वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा टाइम और उनकी जो मेहनत है वो बचने लगी। ठीक है, क्योंकि पहले ये जो होता था, इससे खेत को प्लग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ठीक है, लेकिन आज के जो मॉडर्न टूल्स हैं उनकी हेल्प से हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा खेत को जोत सकते हैं। ठीक, फिर आएगा इसमें सेकेंड, इसी के अंदर एक पहला क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, और किससे होता था, प्लाइंग से, और दूसरा क्या है, लेवलिंग ऑफ द सॉइल। ठीक है, लेवलिंग ऑफ द सॉइल का मतलब है, हम लोग जब प्लाविंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कहीं कहीं पर क्लम्स टाइप के बन जाते हैं सॉइल के। ठीक है, खेतों में कहीं कहीं पे क्या बन जाएंगे, क्लम्स टाइप के बन जाएंगे, ढेर टाइप के बन जाएंगे। अब उनको लेवल करने के लिए, उनको क्रस्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लेवलर्स। ठीक है, सॉइल को लेवल करने के लिए किसका यूज करेंगे, लेवलर्स का। ठीक है, अब इसमें क्या देखो, आफ्टर प्लाइंग द मॉइस्ट सॉइल बिलो द टॉप सॉइल। ठीक है, मतलब जो मॉइस्ट सॉइल है बिलो द टॉप सॉइल, कहां पर, टॉप सॉइल के नीचे, मतलब जो सॉइल का अपर रीजन रहेगा उसको टॉप सॉइल बोलेंगे, और टॉप सॉइल के नीचे में क्या हो जाते हैं, क्लम्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, दीज क्लम्स आर क्रस्ड यूजिंग वुडन और आयरन लेवलर्स। ठीक है, अब इन क्लम्स को क्रस्ड करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, वुडन या आयरन लेवलर्स का यूज करेंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं लेवलिंग। बुक्स वगैरह में डायग्राम बने हैं, उनको देख लेना कि लेवलिंग वगैरह कैसे की जाती, प्लगिंग वगैरह कैसे की जाती। ठीक है, तो ये दो स्टेप की हेल्प से हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड को रेडी कर सकते हैं, किसके लिए, क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए। फिर है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो सेकंड स्टेप क्या है अपना, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, और बताया कि प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। ठीक, और प्लांट को कितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, या प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आपके बुक में लिखा होगा कि प्लांट ग्रोथ के लिए 12 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कितने, 12 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कितने, 12। ठीक है, अब इसका ये टेबल बना होगा और ये भी लिखा होगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड होता। लेकिन इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती, वो कुछ जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, इन सब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक, तो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, अब इसमें क्या है, दीज रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स सच एज, मतलब जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से कुछ हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नीड्स टू बी एडेड इन ए वीक और 2 वीक बिफोर सोइंग द सीड्स। मीन्स प्लाइंग होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, सीड्स को सो करना है, कहाँ पर, लैंड में या सॉइल में। तो सीड को सो करने के 1 या 2 वीक पहले हम लोग उसमें क्या यूज ऐड कर देते, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स मीन्स नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है, अब इनका सोर्स क्या है कि अगर हम लोगों को नाइट्रोजन या पोटेशियम या फास्फोरस वगैरह सप्लाई करना है, किसको, क्रॉप्स को या प्लांट्स को, तो इसके सोर्स क्या हैं। तो आप लोगों ने सुना है कि हम लोग 2 तरीके से क्रॉप्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। एक तरीका तो हो गया कौन सा, बाई मैन्यूर। ठीक है, मैन्यूर सुने हो आप। एक टाइप का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम लोग रेडी करेंगे किससे, ऑर्गेनिक वेस्ट से। ऑर्गेनिक वेस्ट कहने का मतलब एनिमल एक्सक्रीटा
प्लांट बेस्ड, ठीक है, मैन्यूर समझते हो ना, जैसे काऊ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया, इनको हम लोग डिग वगैरह में फेंकते जाते कुछ टाइम के लिए, फिर उसमें माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, तो और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। तो हम लोग मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब मैन्यूर जो होगा, इस अगर हम लोग को मैन्यूर के थ्रू न्यूट्रिशन देना है क्रॉप्स को, तो मैन्यूर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, क्योंकि मैन्यूर जो होंगे वो बहुत कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स कंटेन किया रहता है। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करना चाह रहे हैं प्लांट्स को, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का। जैसे डीएपी, यूरिया वगैरह का नाम सुना होगा, ये क्या है, सब फर्टिलाइजर्स हैं जो कंटेन किया रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, ठीक। तो ये तरीके हो गए प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। और पता है कि टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, 12 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब फिर क्या है, नेचुरल मेथड टू इंप्रूव सॉइल न्यूट्रिएंट्स। वो कह रहे कि देखिए, अगर हम लोग एक्स्ट्रा या बाहर से कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड नहीं करना चाह रहे हो, तो हमारे पास कुछ नेचुरल मेथड भी हैं किसके, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को इंप्रूव करने के, ठीक है। अब वो तरीके कौन कौन से हैं नेचुरल मेथड में, वो कैसे हम लोग सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले क्या होता है कि मान लो हमने पहले क्या बोया, हम लोग बोलते हैं ना कि क्रॉप्स हम लोग बोते हैं, तो क्रॉप्स में जनरली कितनी टाइप की, 2 टाइप की, खरीफ और रबी। तो इसमें मान लो पहले हमने ग्रो कराया किसको, खरीफ क्रॉप्स को। किसको ग्रो कराया, खरीफ क्रॉप्स को। अब खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद हमने ग्रो कब करते हैं खरीफ क्रॉप्स को, नवंबर में, और हार्वेस्ट कब करेंगे, अप्रैल में, ठीक है। मीन्स अब अप्रैल आ गया, हमने क्रॉप्स को क्या कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया। तो हार्वेस्ट करने के बाद बहुत सारा प्लांट बेस्ड या बहुत सारा एनिमल बेस्ड कहां पर बचा रह जाएगा, फील्ड में, है ना, या सॉइल में, ठीक। अब उन प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड को, ठीक है, जो प्लांट बेस्ड बचा ना, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद, प्लांट बेस्ड या और एनिमल बेस्ड, ये सब कहां पर पड़ा है, सॉइल में है। कहां पर है, सॉइल में। अब ये सब क्या कंटेन किए हैं, तो प्लांट पार्ट, तो इनके अंदर भी क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, क्योंकि इन्होंने भी न्यूट्रिएंट्स कहां से एब्जॉर्व करें, सॉइल से, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि अब एक बार एक क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद दूसरी क्रॉप्स सो करने से पहले हम लोगों को 2 क्रॉप्स के बीच में कुछ गैप मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते ना कि अपन ने क्या किया, हार्वेस्ट कर लिया अप्रैल में, तो अप्रैल के बाद हम लोग जो नई क्रॉप्स है, मींस रबी क्रॉप्स है, उसको कब हार्वेस्ट करेंगे, अक्टूबर में अपन ने हार्वेस्ट किया खरीफ क्रॉप्स को, ठीक। अब हम लोग जो नई क्रॉप है वो नवंबर में ना सो करके, मींस थोड़ा सा और गैप बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, इनको डिकम्पोज होने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। डिकम्पोज समझते हैं आप, देखिए अगर ये पड़ी रहेंगे खेतों में, तो अब इनके ऊपर ग्रो करने लग जाएंगे डिफरेंट टाइप के डिकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर दें, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे पता है ना कि प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो सब फूड सिंथेसाइज करेंगे, और फूड सिंथेसाइज करने का मतलब क्या है, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनेगा, ठीक। अब वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है इन्हीं प्लांट पार्ट में, ठीक है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो जो फंजाई और बैक्टीरिया होंगे वो इनके ऊपर ग्रो करेंगे, नहीं प्लांट बेस्ड के ऊपर, और उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, प्रोटीन वगैरह है, उसका ब्रेक डाउन करना चालू कर देंगे, ठीक है। और उसको ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक्स या सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है। जैसे हम लोग बोल दें नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये सब क्या हो गए, एक टाइप के क्या है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग, ये कौन सा तरीका हो गया, नेचुरल मेथड हो गया सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स इंप्रूव करने का, ठीक है। मतलब 2 फसलों के बीच में क्या होना चाहिए, एक
टाइम पीरियड होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, ठीक है, दूसरे फसल को बोने से पहले। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉइल के अंदर इंप्रूव कर सकते हैं किसको, न्यूट्रिएंट्स के क्वांटिटी को। क्लियर? अब इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब इसके आगे क्या है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है।